हाँ स्टूडेंट, आज आपकी सोशियोलॉजी की तथा समाजशास्त्र की बीए थर्ड ईयर की और पेपर आपका ये थर्ड क्या है, तृतीय। ठीक है, कक्षा अध्यापक आपके सौरभ शुक्ला के द्वारा। तो आज आपका टॉपिक है, प्रकरण है कि जीवन परिचय डीपी मुखर्जी का। डीपी मुखर्जी, अब इनका पहला क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है बीए थर्ड ईयर का आपका ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन कि डीपी मुखर्जी का पूरा नाम क्या है, या डीपी मुखर्जी का जन्म कब हुआ, डीपी मुखर्जी की मृत्यु कब। ये तीन क्वेश्चन तो कॉमन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर इन्होंने किस विषय पे कहाँ मतलब प्रारंभिक शिक्षा की, किस विषय पे स्नातक प्राप्त किया और कहाँ पे इन्होंने किस विषय पर शोध किया, कार्य किया, ये सारा इनका जीवन परिचय में क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर कौन सी पुस्तक इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुस्तकें कितनी लिखी हैं, किस सन में कौन सी पुस्तक लिखी, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो डीपी मुखर्जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में बंगाल के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डीपी मुखर्जी का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में सन 1894 ईस्वी में हुआ था। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में ही हुई जहाँ जन्म हुआ। उस समय बंगाल में जो है साहित्य पर रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिमचंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, ये इनका साहित्य पर अधिक प्रभाव था। ठीक है, और यह बंगाल साहित्य का पुनर्जागरण काल समय चल रहा था। बंगाल के साहित्य का पुनर्जागरण काल चल रहा था। तो जिसमें इनका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो गुरजीत प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन आता है, मैंने डीपी मुखर्जी का बताया, तो गुरजीत प्रसाद मुखर्जी ने इन सभी से प्रभावित होकर, इन सभी को पढ़ा, इन सभी से प्रभावित होकर इन्होंने बंगाल के वनवासी कॉलेज में अर्थशास्त्र और इतिहास विषय के साथ स्नातक की परीक्षा पास की। ठीक है, तो बंगाल के वनवासी कॉलेज में इन्होंने अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के साथ स्नातक की परीक्षा पास की। और उसके बाद उन्होंने कुछ कहानियां और उपन्यास भी लिखे। इन पे इनकी साहित्य की रुचि थी, तो साहित्य को पढ़ने के आधार पर इन्होंने कहानियां और उपन्यास भी लिखे। साहित्य के संग संगीत में भी इनकी गहरी रुचि थी, अर्थात साहित्य तो ये इसमें इनकी रुचि थी, संगीत में भी इनकी बहुत रुचि थी। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने विचारों से ये बहुत ही स्पष्ट और निर्भीक थे। जो ये इनकी लेखन शैली थी, ये बहुत ही स्पष्ट और निर्भीक थे। सन 1942 में डीपी मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। तो सन 1942 में ये लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता पद पर, किसके, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। वहां उन्होंने या आपने स्वयं को मार्क्सवादी मानते हुए, क्योंकि मार्क्स के सिद्धांत पर इन्होंने बहुत कार्य किया, तो इन्हें मार्क्सवादी भी कहा जाता। तो क्वेश्चन बनता है कि किस भारतीय चिंतक को मार्क्सवादी की संज्ञा दी गई है। तो राधाकमल मुखर्जी नाम लिख देंगे, डीपी मुखर्जी दे देंगे, श्रीनिवास दे देंगे, एम.एस. श्रीनिवास या एस.सी. दुबे। तो डीपी मुखर्जी आप टिक करेंगे। तो यही है कि सन 1942 ईस्वी में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विषय के लिए प्रवक्ता के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। और इन्हें मार्क्सवादी का, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण इनका चिंतन जो था वो भारतीय संस्कृति पर ही स्पष्ट प्रभाव इनका दिखता है, भारतीय इंडियन कल्चर पर। क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थे तो कल्चर के विषय में इनको क्योंकि ज़्यादा पढ़ने को मिला विस्तृत रूप से, तो अध्ययन कार्य किया। इसी कारण से मार्क्स के अनेक सिद्धांतों में भारतीय परंपराओं के साथ इन्होंने, जो इंडियन ट्रेडिशंस है, इन्होंने मार्क्स की जो थ्योरी है उसमें इंडियन ट्रेडिशन को जोड़कर, भारतीय परंपराओं के साथ जोड़कर एक विश्लेषण, एनालिसिस किया। और इनका विचार था कि भारत की अनेक वैचारिक परंपराएं मार्क्स के सिद्धांतों की विरोधी नहीं है। जो मार्क्स का सिद्धांत है उसमें भारत की जो अनेक परंपराएं हैं वो उसकी विरोधी नहीं है। ठीक है, तो इसी के रूप में इन्होंने किसी न किसी रूप में मार्क्स के विचारों से इनकी जो थ्योरी है, इनकी अध्ययन अध्यापन है, वो जुड़ा रहा। तो इसी क्रम में आपने समाजशास्त्री
के विचार पर भारत में संस्कृत का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर स्थापित करने का श्री डॉक्टर मुखर्जी को ही जाता है। सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, जो यहाँ सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर की बात की गई है, तो इसकी स्थापना डीपी मुखर्जी के द्वारा ही कही जाती है। इनकी पुस्तक भी है सन 1942 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहते हैं उन्होंने भारतीय संस्कृत से संबंधित अनेक समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन करके एक नई विचारधारा को जन्म दिया। तो इन्होंने भारतीय जो संस्कृत है उसका आलोचनात्मक विवेचन किया है, विवेचना की है। तो उसके आधार पर इन्होंने अपना अध्ययन कार्य जो किया उस पर लिखा। और उसके उपरांत जो इन्होंने नाटक और संस्कृत के भी इनकी विभिन्न, क्योंकि संगीत में इनकी अधिक रुचि थी, इसलिए इन्होंने इन क्षेत्रों में भी अनेक आलोचनात्मक लेख लिखे। और इसके बाद इन्होंने लेखन की जगह वार्तालाप और व्याख्यानों पर माध्यम से विचारों को स्पष्ट करने पर अधिक दिया कि लेखन से ज्यादा व्याख्यान मतलब डिस्कोर्स, विचार विमर्श, ठीक है, अधिक होना चाहिए, इनका मानना था। और इसके पीछे इनका वैयक्तिक सिद्धांत था, इंडिविजुअल प्रिंसिपल था। क्या था कि वह अपने जो मनोभाव होते हैं उनको प्रकट करने के लिए वो उनको महत्वपूर्ण मानते थे, जितना कि वे अपने व्यक्तित्व को आत्मसात करने के लिए, कि मतलब व्याख्यान के द्वारा आप किसी चीज को या विचार विमर्श के द्वारा अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं बाकायदे, बजाय उसके लेखन की। रिटन में मान लो पुस्तकों में लिखा, उसका कोई महत्व नहीं अगर रह जाता अगर उस पर विचार विमर्श न किया जाए। इसी कारण औपचारिक वार्तालाप जो और अनौपचारिक वार्तालाप, दो तरह की वार्तालाप होती थी। तो इनके व्याख्यान का मतलब है कि अनौपचारिक रूप से भी वार्तालाप, जरूरी नहीं कि उसी सामग्री के विषय में आप नियंत्रित होकर कोई वार्तालाप करें, उस पर विचार विमर्श करते के लिए आप अनौपचारिक वार्तालाप में भी उनकी आदत व्यर्थ की बातें करने की नहीं थी। ठीक है, केवल वे अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बात करते थे। ठीक है, स्वभाव से वो बहुत ही सौंदर्यबोधी थे, मतलब क्योंकि संगीत प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे। तो और उनकी रहन सहन वेशभूषा इतनी जो थी सम्रांत थी कि दूर से ही देखकर पहचाना जा सकता था कि डीपी मुखर्जी की इच्छा आरंभ से ही एक शिक्षक बनने की। इतनी सिंपल वेशभूषा, इस तरह का वो पहनते थे कि जिससे दूर से ही आप कह सकते हैं कि एक शिक्षक आ रहा है। ठीक है, और विषयों पर, विभिन्न विषयों पर अपने विद्यार्थियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करने उन्हें पसंद था कि अपने स्टूडेंट जो होते थे इनके, उन पर जो कई विषय होते थे उन पर ये विचार विमर्श करते थे। ठीक है, अपने शैक्षणिक जीवन में उन्होंने अपने आप को किसी एक विषय तक सीमित नहीं रखना। उनका जो शैक्षणिक काल रहा उसमें इन्होंने अपने आप को किसी एक विषय में सीमित करके नहीं रखा। अर्थशास्त्र में प्रशिक्षित होने के बाद भी यह मानने लगे कि सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र का क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक है। अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होने के बाद भी इन्होंने समाजशास्त्र के विषय में विशेष योगदान दिया। इसी कारण इन्होंने सन 1932 ईस्वी में समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, तो इन्होंने लिखी। ठीक है, और इस पुस्तक में किसी भी भारतीय समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं पर लिखी जाने वाली संभवतः ये पहली पुस्तक थी कि जो समाजशास्त्र की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं हैं उस पर लिखी जाने वाली संभवतः ये पहली पुस्तक इनकी रही है। और समाजशास्त्र के विवेचना में आधुनिक जो भारतीय संस्कृति है, भारत में युवा वर्ग की जो समस्याएं हैं तथा भारतीय समाज की जो विविधताएं हैं, जो डायवर्सिटी है, इनकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो पूछी जाती है। डायवर्सिटी, विविधताएं, डायवर्सिटी ने 1958 में लिखी है। तो उसी में बात करते हैं युवा वर्ग की समस्याओं, ठीक है, तथा भारतीय समाज की जो विविधताएं हैं उसमें युवा वर्ग की समस्याओं में जो वो स्वयं ही इतना व्यापक रूप से अपने आप को जोड़े थे कि इनके इसी आधार को बनाकर इन्होंने समाजशास्त्र को विकसित किया। और उन्होंने भारतीय संस्कृत पर पश्चिमी संस्कृत के कारण, जो भारतीय संस्कृत पर पश्चिमी संस्कृत का प्रभाव था, उसके कारण एक समस्या के रूप में इसको नहीं देखा कि जो भारतीय संस्कृत पर पश्चिमी संस्कृत का प्रभाव पड़ रहा है उसको इन्होंने एक समस्या के रूप में न देखकर एक अवसर के रूप में देखा। ये एक अवसर है।
तो इन्होंने भारतीय संस्कृत पर पश्चिमी संस्कृत के प्रभाव को समस्या के रूप न देकर उसे, बल्कि उनके अनुसार परंपरा और आधुनिकता, ट्रेडिशन जो परंपरा है और जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, वो एक द्वंद्व के रूप में उत्पन्न एक नया समन्वय माना कि मतलब इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, वो एक समन्वय है, एक पॉजिटिव वे में इन्होंने लिया, इसको नकारात्मक रूप में नहीं लिया। सन 1935 ईस्वी में कुछ नियंत्रणों के साथ जब प्रांतों का शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों जैसे के रूप में सौंपा गया, तब तत्कालीन सरकार जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार थी सत्ता में आई और 1936 ईस्वी में टीपी मुखर्जी को उत्तर प्रदेश में सूचना निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। इनको 1936 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनको सूचना निदेशक का पद प्राप्त हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पद पर रहते हुए इन्होंने बौद्धिक आधार पर अपनी कुशलता का परिचय दिया और उन्हीं के प्रयास से उत्तर प्रदेश में आर्थिकी और सांख्यिकी ब्यूरो की स्थापना की। तो किनके प्रयास से आर्थिकी एवं सांख्यिकी ब्यूरो की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई? डीपी मुखर्जी के प्रयास से। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे पर कांग्रेस का ब्रिटिश सरकार से मतभेद हो जाने के कारण कांग्रेस का ब्रिटिश सरकार से मतभेद हो गया, तो वो अपने मंत्रिमंडल को उन्होंने भंग कर दिया कांग्रेस ने। तब डीपी मुखर्जी ने पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय में ये आ गए, ठीक है। और सन 1951 में उन्हें विभाग में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। कहाँ पर? लखनऊ विश्वविद्यालय में। मुखर्जी जी जब पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय आ गए तो यहाँ उन्होंने स्वतंत्रता के तुरंत बाद, जो स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई, इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में श्रम जांच समिति का इन्हें सदस्य नियुक्त किया गया स्वतंत्रता के बाद। पहले इनको पद प्राप्त हुआ था कौन? सूचना निदेशक का उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अब 1951 में जब ये प्रोफेसर पद पे नियुक्त हुए गए, लखनऊ विश्वविद्यालय पुनः आ गए, इन्हें श्रम जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। तो उसके बाद डीपी मुखर्जी ने जो ये विषय थे इन पर आगे चर्चा करते हुए जब उन्होंने सन 1953 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष पद पर भी इन्हें आमंत्रित किया गया, ठीक है। और वह लखनऊ विश्वविद्यालय को छोड़कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आ गए सन 1953 में। 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय में थे प्रोफेसर के पद पर और 2 वर्ष बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये आ गए और 1958 में ये सेवानिवृत्त हो गए, ठीक। 1962 में इनकी मृत्यु होती है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र के विकास में विशेष योगदान दिया। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने समाजशास्त्र में विशेष योगदान दिया है। उन्हें हेग के इंटरनेशनल, जो हेग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? हेग में। तो हेग के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में समाजशास्त्र का विजिटिंग प्रोफेसर बनाकर भेजा गया था। हेग में एक कॉन्फ्रेंस हुई होगी, तो क्या हुई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में इन्हें विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भेजा गया, जहां उन्होंने समाजशास्त्र की एक दिशा देने से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। इन्होंने अपना जो व्याख्यान दिया, उसमें भारतीय समाजशास्त्री संगठन इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना में भी इनका विशेष रुचि रही और वे केवल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे, बल्कि वो समिति के प्रबंधन समिति के और संस्थापक मंडल के सक्रिय सदस्य, मतलब मैनेजमेंट में भी थे, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्री संगठन जो इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अधिवेशन में भी भाग लिया और उसके उपाध्यक्ष भी बने, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनीति के किसी तरह का हिस्सा नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में उनकी बौद्धिक रुचि थी। मतलब राजनीतिक गतिविधियों में वो जानते बहुत कुछ थे, लेकिन किसी पद पर नहीं थे। समाजवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण वह एक ऐसे नियोजन में विश्वास करते थे जिसमें दुर्बल वर्गों की समस्याओं का निराकरण हो सके और एक निर्भीक एवं स्पष्टवादी प्राध्यापक होने के कारण उन्हें अनेक अवसरों पर अपने साथियों से आलोचना भी
उनकी साथ ही आलोचना भी उनकी करते थे, आलोचना का भी शिकार होना पड़ता था, लेकिन इससे उनको कोई चिंता नहीं होती थी। डीपी मुखर्जी धूम्रपान अधिक करते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें गले का कैंसर हुआ और इसके उपचार के लिए वे ज्यूरिख भी गए। कहाँ गए? ज्यूरिख, गले के कैंसर के उपचार के लिए। लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और सन 1962 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, फिर भी जैसा है जो राव एवं उन्नित के द्वारा संपादित पुस्तक में कहा गया है कि टीपी मुखर्जी अपने विद्यार्थियों के माध्यम से आज भी जीवित है, जो उनके स्टूडेंट हैं उनके द्वारा आज भी जीवित हैं। अपने जीवन काल में डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें लिखी, क्योंकि इतिहास और शास्त्र में तो उन्होंने स्नातक ही किया था, तो इतिहास, अर्थशास्त्र, साहित्य, संगीत में इनकी विशेष रुचि थी, जिसमें इन्होंने विशेष पुस्तकें लिखी। तो ये चीज जो इनकी कृतियां हैं वो इसमें पहली पुस्तक इन्होंने लिखी, कौन सी लिखी? पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंसेस। ठीक है, पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंसेस 1924 में। फिर दूसरी पुस्तक लिखी बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी 1932 ईस्वी में। तीसरी पुस्तक मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942 ईस्वी में। तीसरी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर 1942 में। फिर इन्होंने पांचवी पुस्तक लिखी है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, भारतीय युवाओं की जो समस्याओं पे 1946 में लिखी। व्यूज एंड काउंटर व्यूज 1946 में लिखी। और डाइवर्सिटीज, विविधताएं, इसके विषय में 1958 में लिखा। तो जिसमें से मैंने तीन पुस्तकें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई हैं, जो कंपटीशन के स्तर से और आपके एग्जाम पे पुस्तकें सारी इंपॉर्टेंट है, सारी डेट वाइज आपको याद होनी चाहिए, लेकिन मुख्यतः जो पूछी जाती है डीपी मुखर्जी पुस्तकें, ये तीन मुख्यतः जरूर पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर उपर्युक्त पुस्तकों में जो पुस्तकें लिखी हैं, इसमें आपके बुक में दिया, तो मॉडर्न इंडियन कल्चर ये 1942 में जो लिखी गई है, और डाइवर्सिटीज, विविधताएं, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख समाजशास्त्री रचनाएं मानी जाती हैं, समाजशास्त्री प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और इन पुस्तकों के द्वारा उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज से संबंधित प्रमुख विविधताएं हैं उन पर विस्तार से विश्लेषण किया है, लिखा है और समाज शास्त्र में उनके अध्ययन पर बल दिया है। साहित्य, इतिहास और संगीत में रुचि होने के कारण इन विषयों में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। अगर साहित्य के विषय में तो क्या पुस्तक लिखी है, संगीत के विषय में तो एक टैगोर स्टडी, क्योंकि टैगोर शरदचंद्र बंकिम चटर्जी और शरदचंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनसे ही प्रभावित थे। जब पुनर्जागरण काल चल रहा था 1994 में इनका जब जन्म हुआ बंगाल में, क्योंकि बंगाल के ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने पुस्तक ए टैगोर स्टडी 1943 में लिखी। और इंट्रोडक्शन टू द इंडियन म्यूजिक 1945 में लिखी, भारतीय संगीत का परिचय। और ऑन इंडियन हिस्ट्री 1945 में भारतीय इतिहास के बारे में भी डीपी मुखर्जी ने लिखा। अगर डीपी मुखर्जी के विषय में देखें तो डीपी मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र के विकास में आरंभिक स्तर पर अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनकी प्रतिभा बहुत ही स्पष्ट है। और भारत के लिए समाजशास्त्र की विषय वस्तु और अध्ययन पद्धति और पश्चिमी समाजशास्त्र में इसकी विभिन्नता को स्पष्ट करने के लिए जो उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं, जो भारतीय इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन में मॉडर्निटी, आधुनिकता को देखा, तो उस पे जो इन्होंने विश्लेषण करके समाजशास्त्र के अध्ययन पर बल दिया है। और प्रस्तुत विवेचन में हम प्रोफेसर डीपी मुखर्जी के इन्हीं विचारों को आगे हम स्पष्ट करेंगे, जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, तो इस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो डीपी मुखर्जी का जीवन परिचय है, ये पूरा आपको समझाया गया और इनके जो आगे सिद्धांत होंगे उन पे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जहाँ आपके मेन क्वेश्चन आते हैं वो इस क्लास में आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।